हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज नया टॉपिक पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है परमार वंश जो है खत्म कर दिया था, पर आज पढ़ेंगे गोरखा शासन का टाइम पीरियड इनका 1790 से 1815 तक। 1790 से 1815 तक टाइम पीरियड था उत्तराखंड में गोरखों का। ये गढ़वाल में लास्ट राजा कौन थे? प्रद्युमन शाह गढ़वाल के लास्ट राजा थे गोरखों के शासन काल से पहले। और कुमाऊं में कौन थे? कुमाऊं में थे महेंद्र चंद। गढ़वाल में प्रद्युमन शाह थे और कुमाऊं में महेंद्र चंद थे। तो गोरखों ने जो है पहले कहाँ पर अधिकार किया? कुमाऊं पर पहले अधिकार किया। 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया गोरखों ने, और गोरखों को इस आक्रमण के लिए किसने न्योता दिया? हर्षदेव जोशी। इधर नेपाल है और नेपाल में हर्षदेव जोशी था। वो पहले वजीर था कुमाऊं का और फिर बाद में गढ़वाल का वजीर बना। हो बाद में इन दोनों ने इसको भगा दिया। तब वो वजीर बनना चाहता था, कहाँ? कुमाऊं का वजीर बनना चाहता था वो हर्षदेव जोशी। तो इसने जो है जो नेपाल के राजा थे उनको युद्ध के लिए बताया इनको कि आप जो है कुमाऊं पर आक्रमण कीजिए और वहां पर आप शासन चलाइए और मेरे को वहां पर वजीर बना दीजिए। ये केवल वजीर बनना चाहता था हर्षदेव जोशी जो है, ये वजीर बनना चाहता था कुमाऊं का। और नेपाल में राजा उस समय कौन था? रण बहादुर शाह इस समय नेपाल का राजा था। तो इन्होंने जो है गोरखों ने आक्रमण किया कुमाऊं पर। कब? 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया और किसको? महेंद्र चंद को पराजित किया। और इसके बाद जो है कुमाऊं पर किसका राज हो गया? कुमाऊं पर गोरखों का राज हो गया 1790 के बाद। यहाँ पर हो गया गोरखों का राज 1790 के बाद। 1790 के बाद कुमाऊं पर गोरखा शासन। और कब तक चला? ये 1790 से 1815 तक चला कुमाऊं में। गोरखा शासन हुआ 1790 से 1815 तक। इसके बाद जो है जो हर्षदेव जोशी है वो इसे कहता है कि आप जो है गढ़वाल पर भी आक्रमण कर दिए, क्योंकि इसने भी इसको भगा दिया था यहाँ से, गढ़वाल से। पहले कुमाऊं से भगाया था, फिर बाद में गढ़वाल आया था, गढ़वाल से इसको भगा दिया था, तब ये गया नेपाल। ठीक। तो इसके बाद जो है 1791 में आक्रमण करते हैं गोर के गढ़वाल पर। और ये जो गढ़वाल पर आक्रमण होता है ये पहला आक्रमण होता है गोरखों का। तो 1791 में क्या होता है? गोरखों का गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण। गोरखों का गढ़वाल पर ये प्रथम आक्रमण होता है 1791 में। और ये होता है स्थान लंगूरगढ़ नामक स्थान पर ये युद्ध होता है 1791 में। तो ये युद्ध जो है ज़्यादा लंबा चलता है। ज़्यादा लंबा युद्ध चलने की वजह से जो राजा प्रद्युमन शाह है वो जो गोरखों का राजा है रण बहादुर शाह, उसको कहता है कि आप जो है युद्ध को समाप्त कीजिए और आप कुछ भी जो बोलेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। तब जो है जो राजा है रण बहादुर शाह है वो प्रद्युमन शाह पर जो है कर लगाता है, 3000 का कर लगाता है। और इसी के तहत क्या होती है? 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है। 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है राजा प्रद्युमन शाह और नेपाल के राजा रण बहादुर शाह के बीच। और इस संधि के तहत क्या होता है? जो रण बहादुर शाह है वो प्रद्युमन शाह पर 3000 का कर लगाता है। 3000 का कर लगाता है किसपे? प्रद्युमन शाह पे। इसके बाद जो क्या होता है? इसके बाद जब 1790 में जो है यहाँ पर
कुमाऊं पर गोरखों का राज हो गया। फिर इसके बाद जो महेंद्र चंद है वो यहाँ से भाग गया था, वो भागा था यहाँ से। तो दोबारे क्या करता हूँ 1794 में दोबारे वो अपना जो राज्य उसका कुमाऊं उसे जीतने का प्रयास करता है, और उसे जीतने का प्रयास करता है और वो कहाँ आक्रमण करता है, वो आक्रमण करता है सीधा कुमाऊं पर आक्रमण करता है। कुमाऊं पर आक्रमण करता है तो वो यहाँ पर जीत नहीं पाता, और उसको बाद में क्या होता है, उसको जो है अभी जो नीचे का क्षेत्र है, इधर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन आ गए थे उस समय, इस क्षेत्र में आ गए थे अंग्रेज आ गए थे। तो उसने अंग्रेजों की मदद से आक्रमण करा यहाँ पर। तो अंग्रेजों ने लास्ट में जो अंग्रेज थे उस समय, और उस समय एक अंग्रेज था एडवर्ड चेरी, एक तो था प्रद्युम्न शाह, ये महेंद्र चंद था, एक महेंद्र चंद था, और दूसरा कौन था, जो नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह, और नेपाल का रण बहादुर शाह था, और तीसरा था एडवर्ड चेरी। इन तीनों के बीच क्या होती है, त्रिकोणीय जो है, इन तीनों के बीच त्रिकोणीय संधि होती है, इन तीनों के बीच त्रिकोणीय संधि कब होती है, 1794 में त्रिकोणीय संधि होती है इनके बीच। और इसके तहत क्या होता है, इसके तहत होता है कि जो गोरखे हैं इनको जो है कुमाऊं दे दिया जाता है। इनके इस संधि के तहत गोरखों को क्या दे दिया गया, कुमाऊं दे दिया गया। और जो महेंद्र चंद को क्या दे दिया गया, महेंद्र चंद को जो है पीलीभीत का क्षेत्र दे दिया गया, किसको, महेंद्र चंद को। और बाकी जो इधर का क्षेत्र था पूरा, ये नीचे जो उत्तराखंड के आसपास वाला क्षेत्र था पूरा, ये किसके पास रहा, ये रहा अंग्रेजों के पास। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है 1804 में गोरखे 1804 में दोबारा आक्रमण करते हैं कहाँ, गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, और जो है जो राजा प्रद्युम्न शाह है उसको मार देते हैं। कहाँ पर, जो युद्ध होता है खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, ये होता है 15 मई 1804 को होता है खुड़बुड़ा का युद्ध। और इस युद्ध में जो है प्रद्युम्न शाह को गोरखे मार देते हैं, और वहाँ पर भी जो है गोरखों का राज हो जाता है 1804 के बाद गढ़वाल पर भी। और ये कब तक चलता है, फिर ये चलता है पूरा 1815 तक चलता है। इसके बाद अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेज जो है इनको यहाँ से भगाएंगे। जो प्रद्युम्न शाह इसका पुत्र होता है सुदर्शन शाह, वो चिट्ठियाँ लिखता है अंग्रेजों को कि आप जो है यहाँ पर आइए और आक्रमण करिए यहाँ गढ़वाल पर, और मेरा राज्य मेरे को वापसी करवा दीजिए। तो वो चिट्ठियाँ लिखता रहता है बार बार। तो अंग्रेज जो है उसकी चिट्ठियों पर गौर नहीं करते हैं अंग्रेज। तो एक दिन क्या होता है, जो अंग्रेज है ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, और इससे ऊपर पड़ता है इधर चाइना। अब अंग्रेज व्यापार करते हैं चाय का, अब उनको जाना था व्यापार के लिए चाइना। अब इधर कौन है, इधर है नेपाल, इधर गोरखा है, उत्तराखंड में गोरखा है, और इधर जो एचपी का एरिया हिमाचल पड़ता है, इधर भी गोरखों का राज हो गया उस समय। तब जो है जो अंग्रेज है एक दिन उसकी चिट्ठी का ध्यान करते हैं। तो जो उसकी चिट्ठी देखते हैं तब वो देखते हैं कि ये कौन व्यक्ति है। तब वो बोलता है कि मैं राजा हूँ, यहाँ गढ़वाल का राजा हूँ, और गोरखों ने जो है यहाँ पर शासन कर लिया है, वो जंगल में छिपा रहता है। तब वो बोलते हैं उसको कि आप जो है हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हो, और वो आक्रमण करते हैं, फिर गोरखों पर आक्रमण करते हैं। तो वो आगे देखेंगे। फिलहाल जो है ये देखेंगे, अब गोरखों का शासन देखेंगे इसमें। अब गोरखों ने ये राज कर लिया कहाँ, कुमाऊं पर, गढ़वाल पर गोरखों का शासन हो गया। अब इनका शासन देखते हैं कि कौन कौन राजा जो है, किस जो राजा थे, और जो ये गोरखे हैं। और इनका राजा कहाँ है, इनका राजा है नेपाल में, राजा इनका नेपाल में। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर राजा जो है अपना अधिकारी बिठा देते अपना। तो जो गोरखों का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी, उसको कहते थे सुब्बा। जो सर्वोच्च अधिकारी था गोरखा राजा का सर्वोच्च अधिकारी, यहाँ जो उत्तराखंड क्षेत्र था यहाँ पर, तो उसका नाम था सुब्बा। ये सर्वोच्च अधिकारी था गोरखों का उत्तराखंड में। और इसके अलावा इसके जो है इसके सहायक होते हैं, सेनापति होती है, इसके सहायक होते हैं सुब्बा के। लेकिन मेन ये सुब्बा है
ये सूबा यहाँ पर शासन करेगा। राजा तो कहाँ है, राजा नेपाल में, तो यहाँ पर सूबा होगा। तो वो देखते हैं, शासन देखते हैं कि पहला सूबा कौन बनता है। तो इसके बाद जो है 1790 से, कुआं में तो 1790 में शुरुआत हो गई थी। तो 1790 में शुरुआत होती है और पहला सूबा कौन बनता है, पहला बनता है जोगमल शाह, पहला सूबा बनता है उत्तराखंड का। अब देखेंगे गोरखों का शासन देखेंगे। अब गोरखों का शासन, गोरखों का शासन, गोरखों का शासन देखेंगे। और शासन में क्या देखेंगे कि किस किस सूबा ने जो यहाँ पर सूबे बनाए गए थे। सूबा कौन बनाता था, जो नेपाल का राजा है वो यहाँ पर सूबा नियुक्त करता है यहाँ पर। तो जो पहला सूबा था वो था जोगमल शाह, जोगमल शाह। ये पहला सूबा था गोरखों का उत्तराखंड में। तो इसका टाइम पीरियड था 1791 से लेके 1792 तक ये सूबा बना उत्तराखंड का। ये पहला सूबा था उत्तराखंड का, जोगमल शाह। और जो ये सूबा है इसने क्या करा, इसने यहाँ पर जो है पहला भूमि बंदोबस्त किया, प्रथम भूमि बंदोबस्त। जो गोरखा था, गोरखों के हिसाब से जो भूमि बंदोबस्त हुआ, इसने जो प्रथम भूमि बंदोबस्त किया यहाँ पर, इसने जोगमल शाह ने। इसके अलावा जो है इसने एक कर लगाया यहाँ पर, जो यहाँ के लोग थे, प्रजा थी, उस पर एक कर लगाया, मुंड कर, मुंड कर। तो ये कर क्या था, ये मुंड कर लगाया। ये कर था कि जो बाल, अगर कोई व्यक्ति बाल बढ़ाता है, जैसे हमारे बाल है, तो उस पर भी इसने कर लगाया। तो ये जो गोरख थे ये अत्याचार, बहुत अत्याचारी थे। क्यों अत्याचारी, किस वजह से थे, इनका राजा कहाँ है, राजा इनका नेपाल में है। राजा नेपाल में, यहाँ सूबा नियुक्त कर रखे सेनापति है, वो अपने हिसाब से कर ले रहे इसे यहाँ की प्रजा से। तो इसने मुंड कर लगाया और ये कर क्या था कि बालों का कर, जो जितने बाल बढ़ाएगा उससे आप उसको कर देना पड़ेगा। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट सूबा जितने इम्पोर्टेंट है 2-4 वही करेंगे बस। और सेकंड है, दूसरा सूबा बना इसके बाद नरशाही, नरशाही। इसका टाइम पीरियड था 1792 से 1793 तक इसका टाइम पीरियड था नरशाही का। और इसका एक मेन हत्याकांड इसका मंगल की रात हत्याकांड, मंगल की रात हत्याकांड। ये इसके टाइम पीरियड में होता है। तो ये होता क्या है कि जब ये नरशाही सूबा बनता है, नया सूबा बन गया यहाँ उत्तराखंड का, तब वो किसी गांव में जाता है। और गांव में जाता तो लोगों को क्या होता कि ये यहाँ का सूबा है। तो अब सूबा, जैसे पहले होते थे राजा, होते थे राजा, तो राजा का बेटा राजा बनता, तो उसको लोग जो है पहचानते भी थे। अब सूबा है, नियुक्त कहाँ से होगा, नेपाल से नियुक्त होगा। लोगों को क्या पता कि कौन है। तब ये जो है किसी गांव में गया, जो नरशाही है किसी गांव में गया, तो लोगों ने जो है उसको जो है इज्जत नहीं दी, आदर सत्कार नहीं किया उसका। अब लोगों ने उसको पहचाना ही नहीं, तो कैसे करते। तो इस वजह से जो उसने क्या करा, उस जो जिस गांव में गया था उस गांव के पूरा गांव उसने मार दिया। तो तब इस हत्याकांड को बोलते हैं मंगल की रात हत्याकांड। इसने जो है जान पूरा गांव खत्म कर दिया, इसने पूरे गांव की हत्या कर दी थी। ये था दूसरा सूबा। इसके बाद पढ़ेंगे अब तीसरा सूबा, उसका नाम था अजब सिंह थापा, अजब सिंह थापा, अजब सिंह थापा। इसका टाइम पीरियड था 1793 से लेके 1794 तक इसका टाइम पीरियड था अजब सिंह थापा का। तो ये अजब सिंह थापा, इसने क्या करा, अब इससे होता क्या है कि जो सूबा बनते हैं ये कर लगाते हैं लोगों पर, अपने हिसाब से कर लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के कर लगाते हैं। जैसे ये मुंड कर था, बालों पे कर लगाते हैं, इस टाइप के बहुत सारे कर लगाते हैं। तो जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड क्षेत्र था, यहाँ पर जो है जितने भी गांव थे, हर गांव में क्या था, ग्राम प्रधान था। तो करीबन
1500 ग्राम जो वो थे प्रधान थे, वो जाते हैं किसके पास, सुब्बा के पास आते हैं। वो भी प्लानिंग बनाते हैं, सुब्बा के पास जाएंगे और जो ये राजा है हमारा इसके पास जाएंगे और इससे जो है हम अपने जो ये कर हैं इसको जो है वापसी लेने के लिए कहेंगे। तो ये राजा के पास जाते हैं, जो 1500 जो ग्राम प्रधान होते हैं ये जाते हैं सुब्बा के पास, अजब सिंह थापा के पास। तब ये इसको बोलते हैं कर वापसी के लिए बोलते हैं। तब ये क्या करता है, ये जो है इन सभी को एक कमरे में बंद कर देता है, एक कमरे में बंद कर देता है और सभी की हत्या कर देता है, इन सभी की हत्या कर देता है, इन सभी की हत्या करता है। ये कौन, अजब सिंह थापा। ये तीसरा सूबा था। इसके बाद जो है एक ध्यान रखना है, एक लास्ट ध्यान रखना है, वो था बमशाह। बमशाह ये लास्ट था। अब इसमें ध्यान मेन ये पॉइंट रखने याद, ये अंतिम सूबा था, अंतिम सूबा, अंतिम सूबा था। और एक ये ध्यान रखना कि ये एकमात्र सूबा था जो 2 बार सूबा बना, 2 बार सूबा बना, 2 बार सूबा बना। ये एकमात्र था, ये जो बमशाह था ये एकमात्र व्यक्ति था जो 2 बार सूबा बना। ये जो बमशाह था अंतिम भी था और 2 बार सूबा बना। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है, सबसे बड़ा कार्यकाल भी इसी का था, सबसे बड़ा कार्यकाल, सबसे बड़ा कार्यकाल भी इसी का था, जो बमशाह था, इसका सबसे बड़ा कार्यकाल था। इसके बाद ये अपने शासन देख लिया, अब इनका प्रशासन देखेंगे। अब प्रशासन देखेंगे इनका, गोरखों का प्रशासन। जो गोरखों का प्रशासन है इसमें मेनली 3 पॉइंट है। एक इनका न्याय व्यवस्था थी और एक कर व्यवस्था और एक थी दास्ता। गोरखों का प्रशासन इसमें जो 3 पॉइंट में है, एक है न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, और दूसरी थी कर व्यवस्था और एक है दास्ता। ये 3 पॉइंट है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम इनकी न्याय व्यवस्था, देखेंगे गोरखों की न्याय व्यवस्था। तो पहला क्या देखेंगे, पहले देखेंगे न्याय व्यवस्था। जो ये गोरखे थे वो किस आधार पर जो है लोगों का न्याय करते थे। तो इसमें न्याय व्यवस्था पर जो इनकी न्याय व्यवस्था थी उसको क्या कहते थे, उसको न्याय व्यवस्था को दीप प्रथा या डीप प्रथा, दीप प्रथा या दिव्य प्रथा भी कहते हैं, दिव्य प्रथा। जो इनकी न्याय व्यवस्था थी इसको डीप प्रथा या दीप प्रथा या दिव्य प्रथा कहते थे। तो इनकी सबसे पहले न्याय व्यवस्था देखते हैं। एक थी कड़ाई दीप, कड़ाई दीप, एक थी कड़ाई दीप। तो कड़ाई इसके तहत क्या था कि जैसे 2 व्यक्ति है उनके बीच झगड़ा हो गया, 2 व्यक्ति के बीच झगड़ा हो गया, तो किसके पास गए हो, सूबा के पास गए, किसके लिए, न्याय के लिए, कि इन दोनों का झगड़ा हो गया और ये गए सूबा के पास न्याय के लिए। तो सूबा क्या करेगा, ये कड़ाई दीप है, ये एक न्याय व्यवस्था है इनकी, ये न्याय। इसके तहत क्या था कि ये कड़ाई रहेंगे, उसमें तेल गरम करेगा और उसमें जो है इनको हाथ डालने के लिए कहेंगे कि तेल में हाथ डालवाओ। और जिसका हाथ जलेगा वो क्या है, जिसका हाथ जलेगा वो निर्दोष है, जिसका हाथ जलेगा वो दोषी है, जिसका हाथ जलेगा वो दोषी है और जिसका नहीं जलेगा वो निर्दोष है। अब तेल में हाथ वो जो उबलता हुआ तेल है उसमें हाथ डालेगा तो हाथ तो जलेगा ही। और तो ये व्यक्ति क्या थे, फिर ऐसा था कि अब ये राजा को बोल नहीं सकते थे कि मेरा हाथ जल गया, अब बोले जल गया तो वो दोषी है। तो इस एक जो इनकी जो है न्याय व्यवस्था थी, इनकी न्याय व्यवस्था थी। तो लोगों ने क्या करा, इसका मतलब बाद में इसका विरोध करा कि कुछ आप नई न्याय व्यवस्था बनाए। तो इन्होंने दूसरी एक और न्याय व्यवस्था थी इनकी, और एक न्याय व्यवस्था थी इनकी तराजू थी। इसके तहत क्या था, इसके तहत ये था कि जैसे
दो व्यक्ति इनके बीच झगड़ा हुआ। अब ये किसके लिए, सुबह के पास किसके लिए गए, न्याय के लिए गए। अब सुबह क्या करेगा, जो तराजू लेगा और तराजू में जो है इनको जो है बिठाएगा तराजू में। ये तराजू है, इसमें इनका वेट करेगा, एक साइड इनको रखेगा और एक साइड पत्थर रखेगा। तो वेट करा, तो फिर क्या करा, फिर जो ये पत्थर है उसको जो है इस रख देते थे अपने पास, सेव रख दिया कहीं भी। और जो व्यक्ति है इनका वेट कर लिया, मान लो इनका वेट एक का दोनों का वेट करा, इसका वेट निकला 50, इसका निकला 55। अब अगले दिन दोबारा इनका वेट करेंगे, यदि इनका वेट ऊपर नीचे हुआ तो वो क्या है, वो दोषी है। जिसका वेट ऊपर नीचे हुआ वो दोषी है। तो ये भी अजीब तरह की इनकी न्याय व्यवस्था थी। फिर एक और न्याय व्यवस्था थी इनकी, उसको कहते थे जहर दीप, इसको कालो हल्दो दीप भी कहते हैं। इसको कालो हल्दो दीप, जो जहर दीप इसको कालो हल्दो दीप भी कहते हैं। इसके तहत क्या था, इसके तहत जैसे कि दो व्यक्ति है, इनके बीच झगड़ा हुआ किसी भी बात को लेके, राजा के पास आए, जो सुबह बताई इसके पास आए और अपनी अपनी बात बताई। तो ये क्या करेगा, ये इनको दोनों को जहर खाने के लिए बोलेगा। जहर खाने के लिए बोलेगा। तो एक्चुअली जहर नहीं होता, वो काली हल्दी होती, तो काली हल्दी होती थी, वो जहर का ही रूप है। तो उनको दोनों को वो खाने के लिए बोलता। और जिसकी जो है पहले मृत्यु हो गई वही दोषी है। तो मरेंगे तो दोनों ही जहर खाएंगे तो दोनों ही मरेंगे। तो उनकी जो है जिसकी मृत्यु हो गई वो पहले, वही क्या है, वही दोषी है। एक और देखेंगे, 3 हो गई। पहली है कढ़ाई दीप, दूसरी है तराजू दीप, तीसरा है जहर दीप या कालो हल्दो दीप। अब इसके बाद आगे देखते हैं, एक और देखेंगे। चौथी है गोला दीप। ये देखिए गोला दीप। अब इसके तहत क्या था, इसके तहत ये था कि जैसे दो व्यक्ति है, झगड़ा हुआ, सुब्बा के पास आए। सुब्बा ने क्या करा, सुब्बा ने जो है लोहे की रॉड गरम करी, जैसे ये रॉड है गरम करी और इनके हाथों में दे दी, ऐसे हाथों में दे दी। और जिसके हाथ भी जलेंगे तो वो क्या है, वो दोषी है। जिसके हाथ जलेंगे, हाथ तो दोनों की जलेंगे। अब ये राजा का बोल नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो दोषी है। तो निर्दोष साबित करने के लिए इनको चुप रहना पड़ता था। तो ये गोला दीप था। इसके तहत क्या था, इसके तहत ये था कि गरम लोहे की रॉड हाथ में देंगे और जिसके हाथ जलेंगे वो क्या होगा, दोषी, वही वो दोषी होगा। और एक था जल दीप। एक थी न्याय, जो इनकी न्याय व्यवस्था थी, एक न्याय व्यवस्था थी जलदीप। इसके तहत क्या था, इसके तहत जो है दो व्यक्ति है जिनके बीच झगड़ा हुआ, उनके बच्चों को लाएंगे, उन दोनों के बच्चों को लाएंगे और कोई नदी में, जैसे नदी है, कोई नदी में तालाब जो भी है उसमें डालेंगे, उन दोनों के बच्चों को उसमें डालेंगे। और जिसका बच्चा पहले डूब के मर गया, मतलब डूब गया उसमें पहले, जिसका बच्चा पहले डूब गया वो क्या हो गया, वो दोषी हो गया। जिसका बच्चा पहले डूब गया वो दोषी हो गया। एक ही न्याय व्यवस्था थी इनकी। और इसके अलावा एक थी मंदिर दीप। अब मंदिर दीप के तहत क्या था, इसके तहत था कि दो व्यक्ति है, इनके बीच झगड़ा हुआ, सुब्बा के पास आए। तो सुब्बा क्या करेगा, इन दोनों की जो है नाम की पर्ची बनाएगा। जैसे एक का नाम हो राम, एक का नाम हो श्याम। इन दोनों की पर्ची बना दी और पर्ची बनाई कहाँ डाल दी, मंदिर में डाल दी। ये मंदिर है, यहाँ इन दोनों की पर्ची डाल दी। और फिर जो पुजारी है मंदिर का वो आएगा और जो इन दोनों की पर्ची में से जो दो पर्ची है, इनमें से जो पुजारी है जिस पर्ची को पहले उठाएगा वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति निर्दोष होगा। जिस पर्ची को पहले उठाएगा। तो ये भी कोई मतलब जो है वैसी व्यवस्था नहीं थी कि जो उनकी सुनी जाए, मतलब इनके लोगों की, जो ये गोरखे थे ये लोगों की सुनते ही नहीं थे, अपने हिसाब से इनकी न्याय व्यवस्था थी। अब ये सारी न्याय व्यवस्था देख ली होगी, इसमें जो है किसी में भी इन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी कि आपके बीच झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर, इस तरह की कोई बात सुनते थे। ये खाली इनकी ये न्याय व्यवस्था थी, इसी आधार पर ये अपना न्याय करते थे, इसी आधार पर। तभी बोलते हैं जो गोरखे थे वो बहुत अत्याचारी थे।
ये इनकी न्याय व्यवस्था थी। इसके अलावा इनके कर थे। अब जो कर व्यवस्था है इनकी, कर भी इनके एक से बढ़कर एक करते। अब अभी मैंने पढ़ा था मुंडकर, बाल बढ़ाने, बाल जितने बाल लंबे होंगे उतना ज़्यादा कर लगेगा। इस हिसाब से इनकी जो है कर व्यवस्था थी। अब कर व्यवस्था देखेंगे, इनकी जो है कर व्यवस्था देखेंगे। और खैर कर व्यवस्था और जो इनके जो है अंग्रेज आंग्ल जो गोरखा युद्ध होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो कर व्यवस्था और आंग्ल गोरखा युद्ध है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज देखेंगे हम जो तीसरा पॉइंट है ये दास्ता। ये तो छोटा ही है दास्ता। इसके तहत क्या था, ये दास्ता है, ये है दास प्रथा, ये है दास प्रथा, दास प्रथा। अब गोरखों के टाइम में क्या थी, गोरखों के टाइम में थी दास प्रथा। ये दास्ता जो है ये दास प्रथा है, इनके टाइम में दास प्रथा थी। और दास प्रथा कैसी थी कि ये जो है दास बनाते, लोगों को दास बनाकर बेचते थे। ये दास बनाकर बेचते थे। और बेचते कहाँ थे, बेचते थे मंडी में। वो मंडी थी हरिद्वार, वो मंडी हरिद्वार में थी। हरिद्वार में मंडी थी, हरिद्वार मंडी थी। जो दास बनाकर बेचते थे वो मंडी हरिद्वार थी और उस मंडी का नाम था भीमगेड़ा मंडी। भीमगेड़ा मंडी। जो दास प्रथा थी, ये दास बनाते थे, लोगों को खरीद फरोख्त करते थे और फिर बेचते थे उनको मंडी में। कहाँ, भीमगेड़ा मंडी, ये हरिद्वार में थी। भीमगेड़ा मंडी यहाँ बेचते थे। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कर व्यवस्था पढ़ेंगे इनकी, इनके टैक्स थे, अलग अलग टाइप के टैक्स थे इनके। और इसके बाद जो पढ़ेंगे आंग्ल गोरखा युद्ध पढ़ेंगे। आंग्ल गोरखा युद्ध में किस तरीके से जो है गोरखों को यहाँ से भगाया गया उत्तराखंड। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है अंग्रेजों का शासन चलता है और टेरी रियासत मिलती है सुदर्शन शाह को। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज की क्लास करते हैं यही खत्म। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो हैं उसको शेयर करें, लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।